रात में ब्रिटिश और कॉमनवेल्थ एयर क्रू नाजी जर्मनी के खिलाफ रात्रि बम्बर अभियान में भाग लेते थे, जिसमें अंधकार, चिंता, भ्रम, थकान, उबाऊपन और आतंक का जागता हुआ डर शामिल था। युद्ध की शुरुआत में ब्रिटेन की रॉयल एयर फोर्स ने सीखा कि बम्बर प्रदर्शन और उनके रक्षात्मक गणों पर निर्भरता दुखद थी। 1940 से 1942 तक अमेरिकी सेनाओं के आगमन तक आरएएफ बॉम्बर कमांड युद्ध को सीधे हिटलर के द्वार तक ले जा रहे थे, जिसे सुरक्षा के लिए रात्रि संचालन में शामिल होना पड़ा। लेकिन वास्तव में रात्रि योद्धा थे जो रडार से सुसज्जित थे और अंधेरे में ब्रिटिश बम्बरों का शिकार कर रहे थे। फिर भी ब्रिटिश बेहोश नहीं थे। बम्बरों के लिए शायद रात्रि योद्धाओं के खिलाफ लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण स्थिति पूंछ गनर की थी। पूंछ के चार्ली, जैसा कि विमान के पिछले हिस्से में अकेले बैठे जाने वाले को कहा जाता है, के पास विमान के पीछे की दुनिया का शानदार दृश्य था, जहां से रात्रि योद्धाओं के हमले की सबसे अधिक संभावना थी। पूंछ गनर रक्षा की पहली लाइन और विमान के पिछले हिस्से में दुश्मन की आग की सीधी लाइन में सबसे अधिक संवेदनशील भी थे। जैसा इतिहास के हर युद्ध में होता है, वहां वे अपनी भूमिका में उत्कृष्ट हैं। और आज की कड़ी में हम आरएएफ के सबसे घातक पिछले गनर्स टॉम मैकलीन के युद्धकालीन करियर पर नजर डालेंगे। विश्व युद्धों में आपका स्वागत है। टॉम मैकलीन का जन्म 22 जनवरी 1922 को पैसली, स्कॉटलैंड में हुआ था, और जब यूरोप में फिर से युद्ध शुरू हुआ तो वे 17 साल के थे। 1940 में 18वें जन्मदिन के बाद कठोर स्कॉटलैंडी ने अपना योगदान देने के लिए उत्साही होकर शामिल होने का निर्णय लिया। रॉयल एयर फोर्स में जहां उन्होंने ग्राउंड गनर की प्रशिक्षण ली, ब्रिटेन की लड़ाई में जर्मन विमानों से हवाई अड्डों की सुरक्षा की। अपनी लड़ाकू आत्मा दिखाते हुए उन्होंने खुद को उत्साही और डरावने बॉक्सर के रूप में स्थापित किया। रॉयल एयर फोर्स की ड्यूटी के दौरान कई मैचों में मैकलीन ने त्वरित रूप से अपनी मशीन गन की क्षमता सीखने का प्रमाणित किया, हालांकि उन्हें उस कार्रवाई की कमी से खींच थी जिसे उन्होंने देखा था अब तक। इसलिए उन्होंने कमांडिंग अधिकारी से संपर्क कर फ्रंटलाइन बॉम्बर स्क्वाड्रन में एयर गनर के रूप में पोस्टिंग के लिए अनुरोध किया, जो स्वीकार किया गया। नई भूमिका टेल गनर के रूप में प्रशिक्षण के बाद मैकलीन को नंबर 102 स्क्वाड्रन में पोस्ट किया गया, जिन्होंने अपने हिटले बॉम्बर्स को 4 इंजन हैलिफैक्स से नहीं बदला। 1942 के 22 अगस्त को मैकलीन ने हैलिफैक्स में अपने पहले मिशन की उड़ान भरी और असंभाव्य काम किया। उन्होंने अपने पहले दुश्मन योद्धा, एक रात्रि योद्धा अभियान समर्थक मेसरस्मिथ बीएफ 109 को गिराया। यह सिर्फ एक अद्भुत युद्धकालीन करियर की आरंभ होगी। 6 दिसंबर 1942 की रात को 102 स्क्वाड्रन को जर्मन औद्योगिक शहर मन्नहाइम पर छापा मारने का कार्य सौंपा गया था। उन्होंने अपने कर्तव्य के केवल आधे समय में ही अद्भुत काम कर दिया। लक्ष्य क्षेत्र की ओर जाते हुए मैकलीन हैलिफैक्स हमले का शिकार हुआ। लुफ्तवाफे JU-88 रेडार सुसज्जित रात्रि योद्धा से, जिसने 600 यार्ड की दूरी से ब्रिटिश बॉम्बर पर हमला शुरू कर दिया। मैकलीन ने पायलट को मनोवृत्तियों की ओर ध्यान दिलाने के लिए कहा, जब वह और मध्य ऊपरी गनर ने जर्मन योद्धा पर हमला किया। मैकलीन ने बताया कि उन्होंने अपनी मशीन गन से जर्मन विमान को 5 सेकंड का झोंका दिया, जिसने उसके पोर्ट इंजन को आग लगा दी और विमान मौत की डाइव में चला गया। हालांकि जश्न का समय नहीं था, क्योंकि JU-88 ब्रिटिश छापे को रोकने वाली व्यवस्था का हिस्सा था। मैकलीन की जीत के कुछ समय बाद उन्हें और उनकी क्रू को 2 JU-88S के हमले का सामना करना पड़ा। मैकलीन की नेतृत्व में पायलट ने उन्हें टालने के लिए कार्रवाई की, जबकि वह और मध्य ऊपरी गनर उनका सामना कर रहे थे। एक आग का झोंका दूसरे JU-88 को लपटों में गिराता है और तीसरे को क्षतिग्रस्त करता है, जिससे उसे हैलिफैक्स का पीछा छोड़ना पड़ता है, और इससे मैकलीन और उनकी क्रू को लक्ष्यों पर हमला करने और शहर पर बोझ उतारने की अनुमति मिलती है। एक ही मिशन में 2 लुफ्तवाफे रात्रि योद्धाओं को गिराने के बाद
मैकलीन और हैलिफैक्स के मध्य ऊपरी गनर को विशिष्ट उड़ान पदक दिए गए, फिर भी मनाया गया। मैकलीन ने स्क्वाड्रन में यह पाया कि कई अधिकारी उपलब्धि और पुरस्कार को अपने सिर पर नहीं जाने देना चाहते थे। वास्तव में बहुत से लोगों ने यह महसूस किया कि एक सार्जेंट को उसके कारनामे के बावजूद मेडल नहीं मिलना चाहिए था, और यह एक समन्वित प्रयास था कि कुछ अधिकारियों ने अपनी जगह सुनिश्चित करने की कोशिश की। स्वाभाविक रूप से मैकलीन के मुंह में स्क्वाड्रन जीवन के प्रति एक कड़वा स्वाद छोड़ गया। एक 1933 की 16 फरवरी की रात को, जब वह 102 स्क्वाड्रन के साथ अपने दौरे का समापन कर रहे थे, उनका हैलिफैक्स फ्रांस के लोरिएंट पर था, जहां 2 मेसर्समिट बीएफ 110 विमानों को हमले के लिए निर्देशित किया गया। मैकलीन ने दोहरे इंजन वाले भारी योद्धाओं पर हमला कर एक को आकाश से गिरा दिया और दूसरे को गोलियों से भर दिया, बिना देखे। मुठभेड़ की रिपोर्ट करने पर उन्हें एक और हत्या और संभावित की मान्यता दी गई। बाद में खुफिया ने 2 जर्मन रात्रि योद्धाओं की दुर्घटना की पुष्टि की, और इस प्रकार मैकलीन ने एक रात में अपनी बंदूकों से 2 दुश्मन विमानों को गिराया। अप्रैल 1953 में उन्होंने 102 स्क्वाड्रन के साथ अंतिम ऑपरेशनल मिशन उड़ाया और वे गणरी अनुदेशक के तौर पर पुनर्नियुक्त हुए, नए भर्तियों को ज्ञान और अनुभव का हस्तांतरण करते हुए और उन्हें अपनी सफलता की कहानी से प्रेरित करते हुए। उनके पास 5 किल होने पर वे एक एस फाइटर पायलट होते। मैकलीन के लिए यह काला समय था। उन्हें लगा कि उनकी नई भूमिका उनकी प्रतिभा का अनुचित उपयोग कर रही है। आरएएफ कोस्टल कमांड में स्थानांतरण से उनकी समस्या बढ़ी, जहां उन्होंने समुद्री गनर्स की प्रशिक्षा देनी शुरू की। उसे कभी कभी अधिक कार्रवाई देखने की आशा में पेट्रोल विमानों पर अनौपचारिक स्थान पा लेने जाता। फिर इन पेट्रोल्स को उसकी लॉगबुक से हटा दिया गया। मनोबल गिरते देख मैकलीन ने बाद में स्वीकार किया कि उन्होंने 617 स्क्वाड्रन प्रसिद्ध डैम बस्टर्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित होने तक राजी नहीं होने का विचार किया। जबकि स्क्वाड्रन का गठन 16 मई 1943 की रात किंवदंतीवादी छापामारी करने के उद्देश्य से किया गया था, तब से विशेषज्ञ भूमिकाओं और मिशनों का कार्यभार संभालने के लिए आगे बढ़ गया था, जिसमें मुख्य रूप से 12,000 पाउंड का टॉलबॉय बम की वितरण थी, जिसे उचित रूप से भूकंप बम कहा जाता है। बार्न्स वॉलेस ने मूल डैम के छापे का विचार कर बम को डिजाइन किया, जिसे बम विशेषज्ञ लैंकास्टर्स ने ले जाया। इसे पृथ्वी के माध्यम से छेद करने और लक्ष्य के पास विस्फोट करने के लिए बनाया गया था, जिससे झटके की लहरें उत्पन्न होती थीं, जो इमारतों या पुलों को गिरा सकती थीं। नहीं, शीर्ष पर आरएएफ कमांडरों के लिए 617 स्क्वाड्रन, जिसमें बॉम्बर कमांड के सर्वोत्तम और साहसिक शामिल थे, किसी भी खतरनाक या कठिन लक्ष्य के लिए विशिष्ट था। हालांकि बॉम्बर कमांड को अधिकांश रैंक और फाइल ने आत्महत्या आउटफिट माना था। स्क्वाड्रन पहुंचते ही मैकलीन ने वही वातावरण अनुभव किया जो उन्होंने 102 वैन स्क्वाड्रन के साथ किया था, जो उनके व्यक्तित्व के अनुरूप था। 617 की संचालन में विशेषज्ञता का लाभ उठाकर प्रयोगशीलता करने वाले पुरुषों ने अपने गोलीबारी के लोड आउट को सबसे प्रभावी तरीके से तैयार किया। बंदूकों के 954 के मार्च 15 को शाम को मैकलीन ने फ्लाइंग ऑफिसर बिल डफी के पायलट वाले लैंकास्टर की पूंछ की बंदूक की स्थिति का प्रबंधन किया। मेड्स पूर्वोत्तर फ्रांस में एक एरो इंजन फैक्ट्री। मैकलीन ऑस्टर लक्ष्य से 20 मिनट दूर था, जब बादल के चलते दृष्टि की समस्या के कारण क्रू को रुकने का संकेत मिला। इसलिए डफी ने विमान को मोड़ा और वापस घर जाने लगे। वापसी पर बादल टूट गए और लैंकास्टर अब तारों से भरे आसमान में उड़ रहा था। शांतिकाल में आदर्श, पर जर्मन रात्रि योद्धा पायलटों द्वारा पीछा में वास्तविक खतरा। मोनिका ने लैंकास्टर के पूंछ चेतावनी रडार के जरिए पोर्ट पक्ष के पीछे 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर एक वस्तु का संकेत दिया। तारों की रोशनी में मैकलीन ने एक 4 इंजन विमान की पहचान कर थोड़ा आराम किया, यह जानते हुए कि यह लौट रहे लैंकास्टर्स में से एक था। उन्होंने ध्यान दिया कि वह उनकी स्थिति पर बढ़ रहा था। फिर उसने अपनी गलती समझी। यह 4 इंजन वाला लैंकास्टर नहीं, बल्कि 2 ट्विन इंजन बीएफए 110 नाइट फाइटर थे जो करीब थे। उन्होंने डफी को सतर्क किया और एक कॉर्क स्क्रू मनोवर उठाने की सलाह दी, जिसका उद्देश्य हमलावर फाइटर को दूर करना और पूंछ के गनर को हमला करने का पहला मौका देना था।
लैंकास्टर की उपनाम प्रक्रिया। इसे बंद कर दिया गया क्योंकि ज्ञात था कि जर्मन नाइट फाइटर्स इसके रेडियो बीम का उपयोग करके ब्रिटिश बॉम्बर्स को टारगेट कर रहे थे। यह उस समय था जब मैकलीन डफी को पोर्ट के लिए कॉर्कस क्रू करने का निर्देश दिया गया और लैंकास्टर क्रू ने कुछ अनोखा देखा। एक अकेला एकल इंजन वाला फाइटर उनकी स्थिति के बराबर उड़ रहा था, लगभग 450 मीटर दूर। अपनी नेविगेशन लाइट्स रात में चमक रही थी, अपनी स्थिति दिखा रही थी, जो कोई विमान युद्ध भंगुर आकाश में रात में करना नहीं चाहिए। उन्होंने इसे तुरंत BF-109 के रूप में पहचान लिया, लेकिन वह वहां क्या कर रहा था यह समझने से पहले एक BF-110 ने लैंकास्टर पर हमला कर दिया। मैकलीन ने डफी से कॉर्कस क्रू शुरू करने को कहा। BF-110 के पायलट ने लैंकास्टर पर हमला किया। जब उसने समझा कि वह देख लिया गया था, वह फ्यूजलेज को हिट किया, लेकिन महत्वपूर्ण खंड को छोड़ दिया और मैकलीन के हाथ को चोट पहुंचाई। लक्ष्य खोने के बाद BF-110 के पायलट ने अलग होना शुरू कर दिया मैकलीन और डफी के लैंकास्टर खोजने के लिए। इसे दोबारा खोजने और हमला करने के बावजूद प्रशिक्षित बॉम्बर क्रू ने बड़ी समस्याओं से बचने का प्रबंध किया। उड़ान अभियंता ने 4 रोल्स रॉयस मर्लिन इंजनों की गति कम की, जिससे BF-110 मैकलीन की बंदूकों की दायरे में नहीं आता। मैकलीन ने जर्मन के पोर्ट इंजन को आर्मर पियर्सिंग गोलियों से भरकर रात में खाली जगह पर गायब कर दिया। केवल दूसरा BF-110 और 109 बचा। दूसरा BF-110 लैंकास्टर के पीछे से हमला करता है, लेकिन डफी के एक हिंसक मनोवर के बाद यह बॉम्बर के ऊपर उठने लगता है। इसने मध्य ऊपरी टरेट गनर मैकलीन और रेड एवांस को इसे गोलियों से छिड़कने की अनुमति दी और यह एक उल्का की तरह आग की लहर छोड़ते हुए उतरने लगता है। बचा हुआ BF-109 ने अपनी नेविगेशन लाइट्स बंद करके हमला करने की तैयारी की थी, लेकिन लैंकास्टर क्रू ने तीसरे BF-110 को अपनी स्थिति पर बंद होते हुए पता लगाया। इस बीच उन्हें लगा कि सारी लुफ्तवाफे उन्हें ढूंढ रही है। डफी ने कॉकपिट से एक बादल का टुकड़ा देखा और तत्काल उसकी ओर डाइव किया। एकल इंजन 109 और दोहरी इंजन 110 का पीछा करते हुए उन्हें लगा कि उनकी किस्मत जल्द ही खत्म हो जाएगी, लेकिन पहुंचने से पहले तीसरे 110 ने हमला किया। मैकलीन ने डफी से स्टारबोर्ड को कॉर्कस क्रू करने के लिए कहा और फ्लाइट इंजीनियर ने जर्मन प्लेन को ओवरशूट करने के लिए पावर कम किया। तीसरी बार शानदार समन्वय ने क्रू को दुश्मन फाइटर से बेहतर देखा और मैकलीन की गन्स ने एक और शिकार का दावा किया। BF-110 को निकट सीमा पर हिट किया गया, विमान के टुकड़े गिरने लगे और फिर आग ने बादलों को नारंगी लाल ज्वाला दी। अब 109 की चाल थी। मैकलीन ने बंदूकें ले बिना लैंकास्टर पर हमला कर दिया, जिससे रेड एवांस ने उसे रोकने की कोशिश छोड़ दी। एवांस ने हमले के दौरान लड़ाकू विमान पर हमला किया और उसे तब तक मारा जब तक वह बमबारी से नीचे नहीं चला गया, जिससे लैंकास्टर सुरक्षित घर लौट पाया। मैकलीन और एवांस ने अविश्वसनीय युद्धों की रिपोर्टिंग की। उन्होंने दोनों की पुष्टि की क्योंकि उन्होंने उन्हें नीचे जाते देखा, आग के पीछे, एक संभावित और 109 क्षतिग्रस्त। बाद में यह पता चला कि उन्होंने उस रात वाकई 3 BF-110 योद्धाओं को मारा था। अकेले 109 की भूमिका हमेशा के लिए बहस के लिए खुली हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि 109 लैंकास्टर क्रू अपनी नेविगेशन लाइट दिखाकर ध्यान भंग करने और 110 को चुपके से आने की कोशिश कर रहा था, उनके शिकार पर, जो स्पष्ट रूप से असफल रहा। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि विमान रात्रि संचारण उड़ान कर रहा था। एक अनुभवहीन पायलट ने नेविगेशन लाइट्स बंद करना भूल गया और लैंकास्टर पर हमले में अचानक आ गया। मैकलीन को विशिष्ट उड़ान क्रॉस से रात की कार्रवाई के लिए सम्मानित और वारंट अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया। अस्पताल से मुक्त होने के बाद उन्होंने डैम बस्टर्स के साथ उड़ान जारी रखी। उन्हें शुरू में 7 पक्के और 2 संभावित मारने की मान्यता मिली थी, लेकिन अब इन संभावितों को भी स्वीकार किया गया है। इससे उनकी कुल विजय का संख्या 9 हो गया है और वे RIF में सर्वाधिक स्कोर करने वाले गनर्स में से एक बन गए हैं। युद्ध के उपरांत वे नागरिक जीवन में लौटे। अनुकूलन कठिन था, इसलिए 1954 में उन्होंने RIF में पुनर्निवेश किया। 1955 में हमेशा के लिए छोड़ने से पहले वे एक नाई और फिर एक केयर टेकर बन गए और उनका चित्रण और फोटोग्राफी के प्रति जुनून बढ़ता गया। वे 20 जुलाई 2011 को 88 वर्ष की आयु में मरे।